नारी में पन्ना को पहचान, वे भारत की है शान। आजादी मुफ्त में नहीं मिली, बच्चे भी बहादुर बने थे। सुभाष जैसे शेर पड़े थे, आजाद जैसे वीर लड़े थे। सोचा कि अब योद्धा यहां क्यों नहीं, क्यों शिवा या सरदार भगत सिंह सा वीर नहीं। जब जागकर देखा तो पता चला, जब जागकर देखा तो पता चला कि अब भारत में जीजा जैसी मां नहीं। अरे आज संभल जाओ तो वक्त है, निकल गया समय तो कल तुम्हारा कुछ नहीं। शमशेर को संभाल अपनी, दुश्मन को ललकार, ये आखिरी ऐलान है, खाली जंग का मैदान। आना है तो आओ योद्धा, अभी हमारा वक्त है, अभी हमारे पास समय है। अगर हम जग गए तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर हम नहीं जगे तो आगे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमें जागना पड़ेगा। और लास्ट एक मेरी छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को पूरी करता हूं, इसमें से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। आपने बहुत बार शायद देखा होगा, सुना होगा एक कहानी को। इस कहानी को मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं। एक टिटोड़ी हमारे गुजराती में बोलते हैं, चिड़िया छोटी सी, उसके अंडे जो थे वो समुंदर ने ले लिए। समुंदर ने जब वो अंडे ले लिए तो छोटी सी चिड़िया उसे विनती करती है कि आप मेरे अंडे वापस दे दो, लेकिन वो नहीं देते। समुंदर ने बोला चिड़िया से क्या डरना। तो चिड़िया ने दिमाग खिसक गया, अपने बच्चों के लिए तो चिड़िया भी कुछ करती है, हम ही नहीं करते। हम ही अपने बच्चों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। कोई बीजेपी की भक्ति करता है तो कोई कांग्रेस की करता है तो कोई अलग अलग पार्टियों की करता रहता है, हम हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो चिड़िया ने चोंच में कंकर लेके डालना चालू किया। तो दूसरी चिड़िया आई, उसने बोला कि क्या करती हो, तो कि बच्चे मेरे अंडे ले लिए समुद्र ने। बोले पागल हो गई है, समुद्र थोड़ा ही ऐसे खत्म होगा। बोले सलाह मत दे, सहकार दे। फिर दूसरी चिड़िया ने चालू किया, फिर उससे बड़ी चिड़िया आई, उसने बोला क्या हुआ। बोले अंडे ले लिए इस बेचारी के। तो बोले आप लोग मिलके एक ज्ञाति के लोग हैं, एक जात की चिड़िया सब मिलके वो करेगी तो नहीं होगा ना। बोले आप सलाह मत दो, सहकार दो। तो वो लोग भी लग गए काम पे। फिर धीरे 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 सारी चिड़ियाएं इकट्ठा हो गई और होते होते लास्ट में गरुड़ जैसे बड़े बड़े पक्षी भी आए। उसके बाद कथा में कहा जाता है कि भगवान ने बोला कि चिड़िया को रोको और समुद्र को बोला कि इसके अंडे वापस दे दे। तो यहां भगवान तो कोई आने वाला है नहीं, लेकिन अगर हम सभी जाति की चिड़िया सलाह देने की वजह सहकार देना शुरू करें तो ये काम हो सकता है। और एक लास्ट बात मेरी, एक ही मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। और इस बात को खत्म करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप जब यहां आते हैं ना, तो यहां आप घूमने मत जाइए, प्लीज मेहरबानी करके आप घूमने मत जाइए। आप जिस काम के लिए आए हैं उसी काम को पूरा वक्त दीजिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीम। धन्यवाद माननीय मुन्ना बावलिया गुजरात से। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं निमंत्रित करना चाहूँगा माननीय आरबी खांडे मध्य प्रदेश से और जिला बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष है। माननीय आरबी खांडे। सबसे पहले मैं अपने तमाम महापुरुषों और नायक नायिकाओं को नमन करता हूं और सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ, मान्यवर कांसीराम साहब सांस्कृतिक स्थल पासी किला चौराहा आसियाना लखनऊ उत्तर प्रदेश में बामसेब एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ 39वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मुक्ति मोर्चा 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर वामन निशान साहब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा नई दिल्ली एवं इस मंच पर समस्त मंचासीन पदाधिकारीगण और इस पंडाल में मातृशक्ति और समस्त साथियों, आज का विषय है
रंजन गोगोई के द्वारा ईवीएम पर दिया हुआ फैसला दोबारा देने की क्या जरूरत थी। तो साथियों, मैं थोड़ा सा गागर में सागर भरने का प्रयास करूंगा और संक्षिप्त में डालूंगा। साथियों, सन 1968 से लगाकर 1978 के बीच में मान्यवर दीना भाना जी, मान्यवर डी.के. खापर्डे जी, मान्यवर कांसीराम साहब, मान्यवर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेठ मान्यवर वामन मिश्रा साहब ने जब वामसेठ और मूल निवासी का गठन किया तो ब्राह्मणों और कांग्रेस के पैरों के तले से धरती खसकने लगी। साथियों, धरती खसकने लगी। उन्होंने क्या प्लान बनाया? पहले मतपत्र और मतपेटी से वोट होता था। उन्होंने इस धरती को बचाने के लिए जो है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का लाया कांग्रेस और इंदिरा गांधी। 2004 में लागू किया। 2004 से 9 और 9 से 14 10 साल जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से हमारे मतों को छीन लिया, हमारे मताधिकार को छीन लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम ने ये गड़बड़ी पकड़ी कि इन्होंने गड़बड़ी से जो है चुनाव जीता। तो साथियों, सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज ने, रंजन गोगोई ने निर्णय दिया कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से 100% निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र चुनाव नहीं कराए जा सकते। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांसीराम वामन मिश्रा साहब ने भी याचिका दायर की और 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाने का जो है आदेश पारित करवाया। अब जब 100% पेपर ट्रेल मशीन का आदेश पारित करवाया तो फिर बीजेपी वालों ने कहा कि फिर हमारे पैर से धरती खसकेगी। फिर उन्होंने षड्यंत्र रचा, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को पठाया और याचिका दायर करवाई और कहा कि हमारा 100% नहीं 50% मिलान होना चाहिए, गणना नहीं मिलान होना चाहिए। तो वहां के रंजन गोगोई ने निर्णय दिया कि मैं 100% नहीं 1% का जो है आदेश देता हूं। तो मान लिया 100 मतदान केंद्र है, वहां से एक में ही गिनती होगी, ऐसा निर्णय दिया। तो ये दोबारा निर्णय देने की क्या जरूरत थी? साथियों, इसका विकल्प हमें निकालना होगा। हमें वापस मत पेटी और मतपत्र लाना होगा और हमें जमीनी लेवल से जमीनी लेवल से तैयार करना होगा। हर एक शहर से लगा के गांव के प्रत्येक मतदान केंद्र पे 10-10 कार्यकर्ता तैयार करना होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। सभी ने मेरी बात को सुना। आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंगल से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आरबी खांडे, मध्य प्रदेश। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं निमंत्रित करना चाहूंगा माननीय प्रवीण तलवार, कर्नाटका से। मैं उनको निमंत्रित करना चाहूंगा कि वो डायस पर आए और अपनी बात रखे। एडवोकेट प्रवीण तलवार, कर्नाटका। साथियों, सबको जय मूल्यवासी। इस सत्र के जो विषय रखे गए हैं, रंजन गोगोई के द्वारा ईवीएम पर दिए हुए फैसला दोबारा देने की क्या जरूरत थी, एक गंभीर चर्चा। साथियों, समय को ध्यान में रखते हुए मैं डायरेक्टली विषय पर आता हूं। जैसा कि रंजन गोगोई ने साहब ने जो जजमेंट दिया, हालांकि मैं वकील हूं, मैं इसके ऊपर बोल सकता हूं कि वो जजमेंट सिंगल बेंच का था। जो 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया गया था, वो जजमेंट डबल बेंच का था। क्या होता है, सिंगल बेंच से भी डबल बेंच का जजमेंट भारी पड़ता है। ये सिंगल बेंच का जो जजमेंट है वो डबल बेंच के ऊपर भारी नहीं पड़ सकता। ऐसा ही अगर देखा जाए तो इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो मंडल कमीशन के ऊपर केस था, उसमें 9 जजों के एक बेंच था।
उसमें जजमेंट दिया गया था, लेकिन अभी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के ऊपर जो जजमेंट आया, यहाँ क्या हुआ, 5 जजों का जजमेंट आया। मैं ये बात को क्यों बता रहा हूँ, इसका संदर्भ यह है कि हमारे सामने एक संवैधानिक क्वेश्चन उठा है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन क्या है बोले तो, इससे नया संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया, 2 फैसलों में कौन सा फैसला सही है और संवैधानिक है। अभी देखिए, जो 8 अक्टूबर 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ईवीएम के ऊपर, और अभी जो ये रंजन गोगोई का जजमेंट आया ईवीएम के ऊपर, इसमें से जो डबल बेंच का जजमेंट होता है वही खरा उतरता है, ना कि सिंगल बेंच का। इसलिए ये जो डबल बेंच का जजमेंट है, इसको ही संवैधानिक मान्यता है, ना कि सिंगल बेंच के जजमेंट को संवैधानिक मान्यता है। दूसरा, अगर ये जो इलेक्शन कमीशन जानते हुए भी डिलिबरेटली अगर ये सुप्रीम कोर्ट में अपना आंसर दाखिल नहीं करता, तो हमारा सामने रास्ता है कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही क्यों ना पार्लियामेंट्री डिसिप्लिनरी कमेटी बनाया जाए, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर पार्लियामेंट्री डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा उसके ऊपर इंक्वायरी करे, और इंक्वायरी करने के साथ उसके साथ पार्लियामेंट्री डिसिप्लिनरी एक्शन के संदर्भ में उसको डिसाइड भी करें। और पार्लियामेंट, ये जो इलेक्शन कमीशन हो या रंजन गोगोई हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, ये पार्लियामेंट के अधीन है, ये पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है। ये इन जजों को समझना चाहिए। बस मैं इतना अपना बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट प्रवीण तलवार जी, कर्नाटका। इस प्रबोधन सत्र में बुलाना चाहूँगा एडवोकेट परमानंद साहू जी, मध्य प्रदेश। आप आए और अपने विचार रखें। एडवोकेट परमानंद साहू जी, मध्य प्रदेश। आज का ये 5 दिवसीय प्रबोधन सत्र का अंतिम चरण, और ये प्रबोधन सत्र आप सब लोगों के सहयोग से सफल रहा, इस बात की आप सबको मैं व्यक्तिगत रूप से पहले तो बधाई देता हूँ, फिर विषय पर आता हूँ। तो आप सब लोगों का जो सहयोग रहा, वो बधाई मुख्य रूप से हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य प्रणेता और अध्यक्ष महोदय जो आप लोगों को धन्यवाद प्रेषित करेंगे, वो एक अद्भुत चीज़ होगी। और मेरा जो सहयोग, आप लोगों का सहयोग इस संगठन के लिए रहा, उसके लिए मैं संक्षिप्त रूप से आप सब लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और विषय जो है ईवीएम पर रंजन गोगोई के द्वारा ईवीएम पर दिया हुआ फैसला दोबारा देने की क्या जरूरत थी, एक गंभीर चर्चा, और चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा कितना सही, एक मंथन। ईवीएम जब हमारे देश में अप्लाई हुई, उसको ये कहकर लाया गया कि चुनाव द्रुत गति से, आसानी से संपन्न कराए जाएंगे और ये वैज्ञानिक तकनीकी है, ऐसा कहकर हमारे देश में ईवीएम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसके बाद जब उसका दुरुपयोग प्रारंभ से ही स्पष्ट समझ में आने लगा, तो सबसे पहले जो पहले भाजपा के सांसद नहीं थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने एक याचिका दाखिल की माननीय उच्चतम न्यायालय में। उस पर 2013 में एक फैसला आया कि ईवीएम
धोखे की मशीन है। ये इससे व्यक्ति का वोट देने का अधिकार जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि इससे निष्पक्ष और चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। इससे यह पता नहीं चलता कि व्यक्ति को वोट जिस व्यक्ति ने वोट दिया है वो अपने प्रत्याशी को ही वोट दिया है या नहीं, यह साबित नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसमें रंजन गोगोई साहब उस पीठ के एक सदस्य थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि इसमें वीवीपीएटी मशीन भी लगाई जानी चाहिए, किंतु उस निर्देश के बावजूद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो माननीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब और इस संगठन के सहयोग से एक कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की गई 2016 में। उस याचिका में भी यह निर्देश दिया गया कि वीवीपैट लगाना अनिवार्य है। उस सुनवाई के दौरान तो सरकार ने यह कह दिया था कि हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम वीवीपैट लगा सके, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार ने यह व्यवस्था की और वीवीपैट लगाने का इंतजाम किया गया, मगर उसकी सफलता तब भी ना के बराबर थी। फिर एक याचिका प्रस्तुत की गई कि इसका पूरा वेरिफिकेशन, वीवीपैट की पर्चियों का वेरिफिकेशन फिजिकल किया जाए, 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए। किंतु सरकारी दबाव, जो भाजपा आरएसएस का षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को निरस्त करते हुए यह कहा कि हम 1% का जो पहले आदेश दे चुके हैं कि 1% रैंडम टेस्ट होगा, किसी भी मशीन का कहीं भी टेस्ट होगा कि वीवीपैट और आपके द्वारा दिया गया वोट का प्रिंट सही है कि नहीं, इसका रैंडम टेस्ट होगा। और हमारी वो याचिका निरस्त कर दी गई, जो एक षड्यंत्र है। जब पूरा देश ये मांग करता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि इससे चुनाव स्पष्ट नहीं कराया जा सकता, तब तो आपको चाहिए था कि आप उसके 100% वेरिफिकेशन के लिए अनुमति देते, किंतु ऐसा नहीं किया गया। जो मुझे यह प्रतीत होता है कि यह एक दबाव में दिया गया फैसला है, जैसा कि रंजन गोगोई साहब के द्वारा एक ही नहीं अनेक फैसले दबाव में दिए गए और उसका परिणाम वो रहा कि वो आज राज्यसभा के सांसद पद को मनोनीत रूप से सुशोभित कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो आज पर यहां चर्चा के लिए रखा गया है वो है चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा कितना सही। इस पर मेरा यह विचार है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तो ना था और ना है। जब तक ईवीएम है तब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा कितना भी करे वो असत्य है। उसका परिणाम मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल रखता हूं। अभी मध्य प्रदेश में निकाय का चुनाव हुआ 2-3 महीना पहले। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद चुनाव आयोग ने एक भी वीवीपीएटी मशीन नहीं लगाया। निकाय चुनाव सभी ईवीएम से कराए गए और वीवीपीएटी नहीं लगाया गया। उसका मैंने व्यक्तिगत रूप से आवेदन दे करके आरटीआई में और जवाब मांगा कि वो आदेश कौन सा है जिसके द्वारा आपने वीवीपीएटी ना लगाने का आदेश किया हो। तो हमारे जिले के कलेक्टर और जिलों में मैंने आवेदन के लिए रिक्वेस्ट किया था, वहां पर भी ये जवाब दिया गया कि मेरे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है, मैं नहीं दे सकता। मतलब धोखेबाजी इतनी चुनाव आयोग की कि वो बिना आदेश के कुछ भी कर जाते हैं, जिससे हमारे लोकतंत्र का भयावह नुकसान हो रहा। तो इस बात को तो बिल्कुल ही झुठलाया जा सकता है, दावे के साथ झुठलाया जा सकता है कि ईवीएम के रहते चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता और उसका एकमात्र उद्देश्य आरएसएस भाजपा के निर्देश पर चुनाव कराने का है। मैं ये मुद्दों की बात पर संक्षिप्त समय का भी अभाव है, ज्यादा इसमें प्रकाश तो डाला जा सकता है, किंतु समय हमारे विद्वत जनों को सुनने का भी है, अध्यक्ष महोदय को भी सुनने का है। और मैं एक निवेदन और करूंगा 2 मिनट का। हमारे
वाम से के जो कार्यकर्ता हैं, वो कोई पटवारी है, कोई आरआई है, कोई थानेदार है, कोई कुछ भी है, ऐसे ऐसे पदों पर मैक्सिमम लोग रहते हैं, तो उनका सहयोग व्यक्तिगत रूप से लोगों को कम मिलता है। मैं इस संघ की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर कोई पटवारी है, उसके पास अगर कोई गांव का व्यक्ति हमारा मूल निवासी ही जाता है तो वो उससे पीड़ित होता है। ये हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, कोई किसी की देखा देखी नहीं। तो अगर कोई थानेदार है हमारा मूल निवासी और दूसरा हमारा मूल निवासी अगर उसके चंगुल में फंस गया तो वो उसको पूरी तरह से नींबू के जैसे निचोड़ने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में हम ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि वो व्यक्ति हमारा मूल निवासी है जो सहयोग कर रहा है या वो विदेशी यूरेशियन है जो हमको चूस रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमें इस संगठन को विस्तार देना है, व्यापक रूप देना है, हमें थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। और वो हमारे सभी भाई जो अगर हमारे साथ आ जाएंगे, हमें किसी ब्राह्मण के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी यूरेशियन के पास नहीं जाना पड़ेगा और हमारा संगठन व्यापक रूप ले लेगा। हमें उतने मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सब भाइयों से, सभी सदस्यों से ये अपील करता हूं कि थोड़ा सा लिबरल बने और अपने पद का उपयोग हमें सहयोग देने के लिए अवश्य करें। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए इस मंच से मुझे अवसर मिलने का मैं संगठन का, इस यूनियन का धन्यवाद करता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट परमानंद साहू जी, मध्य प्रदेश। साथियों, वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं निमंत्रित करना चाहूँगा माननीय कुलदीप सिंह ईशापुरी, प्रदेशाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी पंजाब, वो डायस पर आए और अपने विचार रखे। माननीय कुलदीप सिंह ईशापुरी। बहुत ही सत्कारयोग साथियों और मंच पे बैठे हुए अलग अलग स्टेट से आए हुए लीडर, आप सभी को जय मूल निवासी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने सजाया सी। खालस का मतलब है देसी, देसी का मतलब है प्योर, प्योर का मतलब है इंडिजीनियस और इंडिजीनियस का मतलब है मूल निवासी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ का मतलब था मूल निवासी और उन्होंने एक बार यह भी कहा था, इन ही की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मुझसे तो जैसे करोड़ बड़े हैं। उन्होंने मूल निवासियों को इतना बड़ा मान दिया था। हमें उन्होंने उस समय कृपान रखने का, घोड़े पर चढ़ने का, पगड़ी बांधने का और अच्छे कपड़े वस्त्र भी राजे महाराजा को पहनने के लिए कंपलसरी किया था। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस दिसंबर के महीने में ऊनों के ऊपर पहाड़ी राजों ने हमला करके उनके 4 बच्चे शहीद किए थे। सबसे छोटा बच्चा 7 साल का था और सबसे जो उससे बच्चा बड़ा था वो 9 साल का था और उनको दीवारों में चनवा के मार दिया गया था। और इस सभी वो जो मूल निवासी या खालसा की बात करते थे, इसलिए ये सभी कुछ हुआ। उसके पीछे था गंगू ब्राह्मण। ब्राह्मण था, गुरु गोबिंद सिंह के घर में नौकरी करता था, उनका खाना बनाता था, फिर भी उसने इतना बदला लिया कि छोटे छोटे बच्चों को कंध में इसमें दीवार में चनवा दिया। और गंगू ब्राह्मण की जो औलाद थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जिसने हमारा दरबार साहब के ऊपर हमला करके टैंकों से, पाकिस्तान में भी शायद इतने टैंक ना गए हों जितने दरबार साहब में गए, अपने ही लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे ये है कि आर्मी कभी शील्ड नहीं पब्लिक की बना के लड़ सकती। अमृतसर में दरबार साहब में पब्लिक की शील्ड बना के मिलिट्री ने टैंक लेके गए और हमारा वो दरबार साहब ढाया। उसके पीछे ये गंगू ब्राह्मण की औलाद थी। और ईवीएम है, ये इंदिरा गांधी ही लेके आई थी। जो ये ईवीएम है, मैं ये समझता हूं कि मॉडर्न मनुस्मृति है।
साइंटिफिक तरीका है डेमोक्रेसी को खत्म करने का। हमारे पास, मैं डीडीपी कम कलेक्टर रहा हूं और बहुत बारी मैं रिटर्निंग अफसर रहा हूं, पूरी माइन्यूटली से मैं ईवीएम के बारे में जानता हूं। हमारे हाथ में टीवी का रिमोट होता है, हम टीवी का चैनल बदल देते हैं। चांद पे सैटेलाइट जाता है, उसको हम रिपेयर यहां नीचे से कर देते हैं, मंगल ग्रह पे कर देते हैं रिपेयर। तो फिर ईवीएम कैसे नहीं हो सकती? मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के बच्चों ने, ग्रेजुएशन के साइंस के बच्चों ने कहा कि हम अमेरिका में बैठ के इंडिया की सभी ईवीएम को बदले, बताओ किसको जिताना है, किसको हराना है। बच्चे कह रहे हैं, साइंटिस्ट तो बहुत बड़ी बात है, छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हम बदल सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इंदिरा गांधी ईवीएम लेके आई क्योंकि उसने इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी के बाद उसको पता था कि जो उसका हाल होना था, उस ईवीएम का सहारा लेके उसने ये किया है। और ये बदल बदल के सरकारें बनती हैं। ये जो ईवीएम का सिस्टम है, इसको हम जैसे हमारे मोबाइल से इंग्लैंड में मैसेज भेज देते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ सकता मैसेज? जो सुब्रमण्यम साहब ने फैसला लिया है, जज साहब ने, सॉरी इसने गोगोई साहब ने, ये जो फैसले बिल्कुल सही वकील साहब ने कहा, वो अंडर प्रेशर फैसले लिए जा रहे हैं। और ये जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं कि जो 3% ब्राह्मण है वो राज करना चाहता है बिना वोट के, और बिना वोट के राज ईवीएम से ही हो सकता है। मेरी आप सबसे बेनती है, जैसे वामन मेश्राम साहब ने एक नागपुर की उदाहरण दी है, मैं उनको बधाई देता हूं दिल से कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और पुलिस को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को उनको नीचे लगना पड़ा और उनको बेनती, रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप लोगों को रोको। और साहब ने कहा मैं कोई ऐसा झगड़ा नहीं चाहता, कोई नुकसान नहीं चाहता, सिर्फ ये बताना था कि हम ये कर सकते हैं। और नागपुर का पूरा दफ्तर जंदरे ये लॉक करके भाग गया था और हजारों की फौज वहां लाके रखी गई थी, पर वो खाली था, दफ्तर खाली हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हम अब जो जन आंदोलन करना चाहते हैं, ईवीएम के अगेंस्ट भी ऐसा ही जन आंदोलन इकट्ठा होकर करें और ईवीएम के अगेंस्ट में अपने समाज को जागरूक करें कि ये एक लेटेस्ट मनुस्मृति हमारे लिए है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलदीप सिंह ईसापुरी जी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी पंजाब। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले वक्ता को निमंत्रित करना चाहूँगा, माननीय सुधीर नाग, इंचार्ज साउथ इंडिया बामसेप, वो डायस पर आए और इस संदर्भ में अपने विचार रखे। माननीय सुधीर नाग। साथियों, जय मूल्यवासी। आज जो लास्ट सेशन में जो टॉपिक चर्चा के लिए रखा गया है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा गंभीर टॉपिक है। इस अधिवेशन का यूँ कहा जाए तो सबसे ज़्यादा गंभीर टॉपिक अगर कोई है तो ये ईवीएम का टॉपिक है। और ये टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, रंजन गोगोई के द्वारा ईवीएम पर दिया हुआ फैसला दोबारा देने की क्या ज़रूरत थी, एक गंभीर चर्चा, अथवा चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव करने का दावा कितना सही है, एक मंथन। इस रेफरेंस में 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट आया, ये जजमेंट आने के पहले का एक किस्सा आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये जो केस फाइल किया, एक केस फाइल करने के लिए क्या सिचुएशन हुआ, क्या सिचुएशन निर्माण हुई थी। तो 2004 में सुब्रमण्यम स्वामी मदुराई से, तमिलनाडु से चुनाव लड़ा था सुब्रमण्यम स्वामी ने जनता पार्टी के माध्यम से, और उनको बहुत सारे बूथों पर 0 वोट्स मिले थे। तो 2009 में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में वो बोल रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने उनको कहा कि भाई अगर ईवीएम में
गड़बड़ी होती है, घोटाला होता है, तो हम आपको बुलाना चाहते हैं। 2009 में दिल्ली में जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, उस ऑफिस में सुब्रमण्यम स्वामी को इलेक्शन कमीशन के लोगों ने इनवाइट किया। वहां पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो हरिप्रसाद, ईसीआईएल कंपनी के इंजीनियर हरिप्रसाद, और जो डेमोक्रेसी एट रिस्क ये बुक लिखने वाले जीवीएल नरसिम्हा राव, जिन्होंने बुक लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क, जीवीएल नरसिम्हा राव, ये भी वहां पर प्रेजेंट थे। और इलेक्शन कमीशन के लोग, बीईएल के लोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लोग, ईसीआईएल के लोग, इतने सारे लोगों के सामने इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कहा कि ये ईवीएम मशीन है, ये हैक करके बताओ। 2009 की बात है। तो हरिप्रसाद जो इंजीनियर है ईसीआईएल कंपनी के, उन्होंने मशीन को खोला। मशीन खोलते समय उनके साथ जो लोग थे, कुछ लोग फोटो निकाल रहे थे, कुछ लोग नोटिंग कर रहे थे। तो जब इंजीनियर हरिप्रसाद इन्होंने ईवीएम मशीन खोली, खोलने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे ये लगता था कि ये ईवीएम मशीन, ईवीएम को मैं एक वीक में हैक कर सकता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन खोलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मशीन मैं अभी हैक कर सकता हूं, आज ही मैं ये मशीन को हैक कर सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, बीईएल के लोगों ने और ईसीआईएल के लोगों ने, उनको ये समझ में आया कि ये बंदा जो है एक्सपर्ट है, तो बहाना बनाया कि ये इसका पेटेंट का इश्यू का बहाना बनाते हुए उनको वहां से भगाया। इलेक्शन कमीशन, दिल्ली इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से सुब्रमण्यम स्वामी और उनके साथ जो लोग थे उन सभी को भगाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या किया उसके बाद, जो पेरिस में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने लेटर लिख के कहा कि ये लोग दावा कर रहे हैं पेटेंट का, क्या ईवीएम को पेटेंट है? तो पेरिस से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से ये इंफॉर्मेशन आई सुब्रमण्यम स्वामी को कि इन्होंने एप्लीकेशन तो किया था, और हम लोगों ने जब क्लैरिफिकेशन के लिए उनको सवाल किया, इलेक्शन कमीशन के लोगों को सवाल किया क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन दे दो, तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने क्लैरिफिकेशन ना देते हुए वो जो एप्लीकेशन किया था वो विथड्रॉ किया। इससे एक बात सामने आपके समझ में आएगी कि ये चुनाव आयोग किस तरह से धोखेबाजी कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, 2013 का जो 8 अक्टूबर 2013 को जो जजमेंट है उसके हिसाब से 2014 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के द्वारा वीवीपीएटी जो जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल, इसके तहत उन्होंने 2014 के इलेक्शन में वीवीपीएटी लगाना चाहिए था, लेकिन कितना लगाया? 0.33%, मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन लगाया नहीं। आप देखेंगे तो 2004 में ईवीएम था, वीवीपीएटी मशीन नहीं था। 2009 में ईवीएम था, वीवीपीएटी मशीन नहीं था। 2014 में जजमेंट देने के बावजूद, लैंडमार्क जजमेंट, 2014 का जो लैंडमार्क जजमेंट है, एज पर आर्टिकल 141 के तहत वो लैंडमार्क जजमेंट सारे हाई कोर्ट में जाता है और वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, लेकिन
इतना होने के बावजूद भी किसी भी पेपर में वो जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट नहीं आया, ना दिया, किसी मीडिया ने नहीं छापा। लैंडमार्क जजमेंट देने के बावजूद भी लैंडमार्क जजमेंट का कोई वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन 2014 के इलेक्शन में वीवीपीएटी मशीन इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब 0.33% हुआ, इसका मतलब घोटाला हुआ। उसके बाद 2014 में रिजल्ट डिक्लेयर कब किया? 16 मई 2014 को रिजल्ट डिक्लेयर किया। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद 9 दिन में 25 मई 2014 में 25 मई को इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट पब्लिश किया इलेक्शन के वेबसाइट पर। रिजल्ट पब्लिश करने के बाद 25 मई को रिजल्ट पब्लिश किया। 26 मई को नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया। 5 दिन के बाद मीन्स जून महीने में 2014 के जून महीने में 9,03,000 ईवीएम मशीन को स्क्रैप घोषित किया। आप सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ। अभी बामसेप के माध्यम से, आदरणीय वामन मेश्राम साहब के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी का जो केस था उसको लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये पिटीशन फाइल किया। अभी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल करने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि 100% वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था 2014 में। जो सिविल केस था, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल करना ही सबसे बड़ा सबूत है कि इलेक्शन कमीशन धोखेबाज है। दूसरी बात, इसके बाद आप देखिए कि 24 अप्रैल 2017 को हमारे फेवर में जजमेंट आया, बामसेप के फेवर में जजमेंट आया। ये जजमेंट आने के पहले की बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। जजमेंट आने के पहले क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख के देना पड़ा। क्या एफिडेविट लिख के देना पड़ा? इलेक्शन कमीशन ने ये एफिडेविट लिख के देना पड़ा 3,568 करोड़ रुपीस के लिए। उन्होंने एफिडेविट क्या लिखा कि लॉ मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को ये अमाउंट हमें सैंक्शन होना चाहिए। अगर ये अमाउंट सैंक्शन नहीं होता तो एक कंटेम्प्ट ऑफ पिटीशन के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए ये जो अमाउंट सैंक्शन करना है, ये अमाउंट सैंक्शन करने के लिए एज पर आर्टिकल 109 मनी बिल पास होता है, एज पर आर्टिकल 1010 मनी बिल पास होता है। इसका मतलब लोकसभा में डिस्कस हुआ, राज्यसभा में डिस्कस हुआ, प्रेसिडेंट के थ्रू मनी बिल पास हुआ। मनी बिल पास हुआ तो 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन के लिए मनी बिल पास हुआ और तब जाके ये निर्णय दिया। 24 अप्रैल 2019 का जजमेंट दिया। 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन के लिए जजमेंट दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है 100% वीवीपीएटी मशीन लगाने का जजमेंट तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2019 को जजमेंट तो दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 लॉ फ्रेम किया 56C, 56D, 49MA। ये लॉ फ्रेम करने के बाद बामसेप ने अगेन केस फाइल किया। ये केस फाइल करने के बाद 21 पॉलिटिकल पार्टियों के तहत कांग्रेस ने 21 पॉलिटिकल पार्टी के तहत कांग्रेस ने एन चंद्रबाबू नायडू को आगे करके ये जो जजमेंट है 8 अप्रैल 2019 को जजमेंट दिया। ये जजमेंट क्या दिया, मैं थोड़ी सी एक ही बात बता के एक फिनिश करना चाहूंगा।
8 अप्रैल 2019 को जजमेंट दिया कि ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई करने का जजमेंट दिया। लेकिन 2019 के इलेक्शन का जो रिजल्ट है 23 मई 2019 जो रिजल्ट आया और जो वेरिफिकेशन का मामला आया, तो वेरिफिकेशन कितना किया? ईच असेंबली सेगमेंट में केवल 5 वीवीपीएटी मशीन को वेरीफाई किया गया। मतलब पूरे इंडिया में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीन लगाया गया, 10,35,000 मशीन लगाया गया, लेकिन वेरीफाई कितना किया? 20,687 वेरीफाई किया। जितना किया उसमें भी घोटाला, घोटाले को दबाने के लिए उन्होंने 4 महीने में सारे के सारे वीवीपीएटी के रिसीट जला दिए। इतना बड़ा धोखा है। और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस है। 27 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में केस गया। ये केस को काउंटर करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को पूछा गया, 4 महीने में वीवीपीएटी रिसीट जलाने का जो मामला है, इसके बारे में एक लास्ट लाइन में यहां पर रखना चाहूंगा। एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 94B, इस क्लॉज के तहत ये जो वीवीपीएटी रिसीट्स है, वो वीवीपीएटी रिसीट्स 1 साल रखना जरूरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा 6 महीने के 4 महीने में ही सारे के सारे वीवीपीएटी रिसीट्स डिस्ट्रॉय किए गए। 23 सितंबर 2019 को ऑर्डर इशू करके ये सबसे बड़ा 2019 का जो इलेक्शन है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। ये इस घोटाले की जानकारी हमारे लोगों को मालूम नहीं है। 27 फरवरी 2020 को जो सुप्रीम कोर्ट में एडीआर नाम के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो केस फाइल हुआ, इलेक्शन कमीशन को जब पूछा गया कि ये जो आपने वीवीपीएटी रिसीट्स, सारे के सारे वीवीपीएटी रिसीट्स क्यों जलाए, तो इलेक्शन कमीशन के लोगों ने कहा कि हमें 4 वीक का समय दो। 4 वीक का समय अगर आप काउंट करेंगे 27 फरवरी से, तो 22 मार्च 2020 को 4 वीक कंप्लीट होते हैं। जिस दिन 4 वीक कंप्लीट होते हैं उस दिन जनता कर्फ्यू लगाया जाता है, 24 को लॉकडाउन लगाया जाता है और इस सारे मामले के ऊपर पानी। तो इतनी सारी सबसे ज्यादा बदमाशी, ये केवल इसमें इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व नहीं है, सारी मशीनरी, सारे इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व है। केवल एक ही मशीनरी नहीं है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर लगाए हुए, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मणों का कब्जा है। इसलिए ये सारा हमारे सामने ये नतीजा है। तो केवल चुनाव आयोग ही बदमाश नहीं है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पर ब्राह्मणों का कब्जा है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद माननीय सुधीर नाग, इंचार्ज साउथ इंडिया। साथियों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रवींद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, वे आए और अपनी बात रखें। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण विषय रंजन गोगोई के द्वारा ईवीएम पर दिया हुआ फैसला दोबारा देने की क्या जरूरत थी, एक गंभीर चर्चा, और चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव करने का दावा कितना सही, एक मंथन। 40 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उत्तर प्रदेश का उपचुनाव लड़ा। अभी तक हम दूसरों के चुनाव लड़ने के अनुभव के आधार पर यहां पर बहुत सारी बातें करते थे, मगर
पहली बार जो काला चिट्ठा है चुनाव से संबंधित, वो मैं माननीय मेश्राम साहब की अनुमति से थोड़ा विस्तार, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मगर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। उस संदर्भ में बहुत सारी जानकारी हमको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो चुनाव लड़ते वक्त मिली वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस किस हद तक जाकर के वर्तमान सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या कर रही है और उसमें चुनाव आयोग के अधिकारी किस तरीके से शामिल हैं, यह मैंने पहली बार चुनाव लड़ते वक्त में महसूस किया। पहले नंबर पे तो मैं ये बताना चाहता हूं, और मेश्राम साहब हमेशा कहते हैं कि भारत की बहुसंख्यांक प्रजा को, बहुतायत में जो संख्या वाले लोग हैं उनको चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित करने का काम वर्तमान शासक जातियों ने किया है। पहले तो भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है लोगों को। अब 5 किलो अनाज पर जो आश्रित लोग हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना चाहते हैं। 5 किलो अनाज पर लोगों को भीख बांट करके, भीख मांगने पर मजबूर करने के बाद क्या कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है? अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना है आज की तारीख में तो 10,000 रुपए चाहिए उसको सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए। लोकसभा का चुनाव अगर लड़ना चाहता है कोई आदमी तो उसको 25,000 रुपए चाहिए उसकी सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए, जमानत राशि के तौर पर। और 6 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक किस तरीके से भुखमरी के कगार पर लोगों को पहुंचा दिया है। 5 किलो अनाज पर किस तरीके से लोगों का जीवन यापन हो रहा है, वो कैसे अपने स्वाभिमान के साथ में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। गड़बड़ी नंबर 1 कहां से शुरू होती है? सबसे पहले तो नामांकन करते वक्त में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार वोट डाला होगा। नामांकन के समय में अधिकारी इस बात की खबरदारी रखते हैं, अगर 17, 18 या 19 लोगों ने, प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है तो वो कोशिश करते हैं कि एक ही वीवीपीएटी मशीन लगाई जाए और एक मशीन में केवल 15 प्रत्याशियों के नाम ही आ सकते हैं। 16वां जो होता है वो नोटा होता है। तो किसी भी हद तक जाकर के वो लोग 3 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज करने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर नामांकन लेवल पर गड़बड़ी करने का काम प्रशासन करता है। और दूसरे नंबर की जहां तक बात करें तो जो आदमी किसी तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश भी करता है तो उसको, उसके पास में कोई अनुभव नहीं हो, उसको हिसाब किताब में, लेखा जोखा में इस तरीके से उलझा के रख दिया जाता है कि वो दिन रात केवल चुनाव अधिकारी के कार्यालय के दफ्तर में चक्कर काटता रहे। वो जनता से वोट मांगने का समय नहीं है उसके पास में, लगातार भागता रहता, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस उसको देते रहते हैं। हर दिन वो वोट मांगे कि उसको हिसाब दे। जिसके पास में सिक्योरिटी मनी भरने का पैसा नहीं है उसको उलझा के रखते हैं प्रशासन के लोग। तीसरे नंबर पर भयंकर गुंडागर्दी होती है। मैंने देखा किस तरीके से भाजपा के गुंडे जो है वो मतदाताओं को कैसे हड़काते हैं। प्रशासनिक मशीनरी में सबसे छोटी मशीनरी होती है ग्राम सभा। वो ग्राम सभा के प्रधानों को किस तरीके से हड़काते हैं, कैसे डराते धमकाते हैं, यह मैंने अपने चुनाव के वक्त में गोला गोकर्णनाथ में देखा। गुंडागर्दी का इस्तेमाल करते हैं, डराते हैं उनको। और पब्लिक इतनी दहशत में आती है। चुनाव आयोग कहता है हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। मैं कहता हूं एक भी चुनाव, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, पहले चुनाव से लेकर के और आखिरी चुनाव तक, 2022 के विधानसभा चुनाव तक, और लोकसभा की बात करूं तो 19 के लोकसभा चुनाव तक, एक भी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुआ है इस चुनाव के आधार पर अगर देखा जाए तो। पब्लिक
के बीच में जब मैं वोट मांगने जाता था तो इतनी दहशत थी कि लोग मेरा पर्चा पकड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मैं कहता था भाई साहब मैं भी एक प्रत्याशी हूं, मेरा चुनाव निशान चारपाई है। वो मुंह फेर करके ऐसे खड़ा हो जाता था डर के मारे। मैंने कहा भाई साहब सुनो, ऐसे हाथ पकड़ के मैं कहता था सुनो ये बम नहीं है, फटेगा नहीं तू इससे, डरने की जरूरत नहीं है, भूसा भर दूंगा इन बदमाशों में, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं इनसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई सपाई हो चाहे कोई भाजपाई हो, तब उसको थोड़ा सा गर्मी सी आती थी। क्या कहना है भाई साहब बताइए। पर्चा देता था, उसको समझाता था इस पर्चे को मेरा पढ़ लीजिए, भारत के इतिहास में केवल मात्र बहुजन मुक्ति पार्टी ने वो परंपरा डालने का काम किया है जो कभी भी जब से चुनाव हुए हैं आज तक किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं लिख के दिया। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके हम भारत में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को छाप करके जनता के नाम एग्रीमेंट करने का काम करते हैं। दोस्तों किसी भी पार्टी की औकात नहीं है। वो लिख के देते क्यों नहीं है? क्योंकि वो अगर लिख करके देंगे तो उनको वो काम करना पड़ेगा। हम वो मैनिफेस्टो लोगों के हाथ में दिया करते थे। साथियों जब नामांकन हो जाता है किसी भी हद तक तरीके से आपने होशियारी दिखाकर नामांकन करा लिया तो मशीनों का ईवीएम मशीनों का रेंडमाइजेशन करने का काम, नौटंकी करने का काम करती है कि किस बूथ पर कौन से नंबर की मशीन जाएगी, कंट्रोल यूनिट कौन सी रहेगी, बैलेट यूनिट कौन सी रहेगी, वीवीपीएटी मशीन कौन सी रहेगी। उसका रसीद बकायदा बंच बना करके सारा सभी बूथों का वो देते हैं। पहुंचाते तो हैं उस लेवल पर वो लोग, मगर बहुत सारी जगहों पर मशीनों को चेंज करने का काम वो लोग करते हैं। इसलिए चेंज करते हैं, वो दिखाते हैं हम बहुत फेयर तरीके से चुनाव करा रहे हैं, मगर बैठे बैठे ही हम देखते हैं वहां पर बैठे बैठे ही किस तरीके से मशीनों को मैनेज किया जाता है। वोट जो मतदाता वोट डालने के लिए जा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आप लोगों ने अनुभव किया होगा और मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं इस बात को कि कोई भी आदमी जब पीठासीन अधिकारी या जो कर्मचारी वो मशीन को तैयार करता है बटन दबा करके कि जाओ वोट डालो जाके कोने में, तो बटन दबाने के बाद में पी की आवाज तो आती है, मगर लोग इधर उधर देख करके किधर कहां वोट चला गया देख करके भागते बनते, जाओ हो गया, जाओ वोट बन गया आपका, डल गया। वो किसको वोट डला है किसको नहीं डला है उसको पता ही नहीं है। वहां वीवीपीएटी मशीन जो लगाई गई है उस वीवीपीएटी मशीन की पर्ची को वो देखता ही नहीं है उसके अंदर में, मशीन के अंदर में, जिसके लिए मेश्राम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया। देखता नहीं है वो। इस बात को लेकर के मेरे सामने ही एक आदमी जब वो कह रहा था, मैं उसको समझा रहा था कि भाई आप जिसको भी वोट डालने के लिए जाओ कम से कम देखो आप वोट किसको डाल रहे हो, आपका वोट उसको है कि नहीं। तो वहां बैठा अधिकारी जो है उसका विरोध करने लगे कि यहां समझाने की जरूरत नहीं है। तो वो और एक और मैंने देखा प्रशासन लेवल पे गड़बड़ी, जब हमने देखा वहां जाके तो वोट अधिकारी ही खुद वोट डालने लग जाते हैं, ऐसा भी मैंने अनुभव किया। मैं एक बूथ पर गया और बूथ पर जाने के बाद में मैंने पता किया कितना % वोट हुआ भाई, बोले सर 78% हो गया। मैंने घड़ी देखा, मैं क्या 78% वोट, अभी 1:30 बजा है, 78% वोट कैसे हो गया। और आपको आश्चर्य लगेगा, मेरे साथ में मेरे साथी और भी थे, चांद मोहम्मद भी थे। 78% 1:30 बजे कैसे हो गए भाई। मैंने पूछा कि सर वो सवेरे सवेरे लोग में लाइन लगी थी, लोग वोट डाल के चले गए और उस समय एक भी वोटर नहीं था, एक भी किसी पार्टी का उस बूथ पर जो एजेंट नहीं था, केवल 3 कर्मचारी बैठे हुए थे अंदर। बड़ी हैरानी हुई। मैं जब बाहर निकला पुलिस वालों को पूछा, जो सीआईएसएफ के जवान खड़े हुए थे, मैं कि सुबह ज्यादा भीड़ हुई थी क्या? नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है, एक एक दो दो टपक टपक के आ रहे हैं। मैं कह रहा मैं साला 78% वोट कैसे हो गया। इस लेवल पर वो अधिकारी जो सरकार के प्रभाव में होते हैं, कोई बीजेपी का समर्थक होता है, कोई किसी और का समर्थक होता है, कोई एजेंट भी नहीं था वहां पर। वो खुद ही मशीन को तैयार करते हैं, खुद ही टक टक करके सारा का सारा वोट डाल लेते हैं अपना, कोई है ही नहीं देखने वाला वहां।
इस लेवल पे भी गड़बड़ी होती है। और वोटरों को बटन दबाने के बाद में सीधे भागते ही बनते हैं, रुकता नहीं है कोई भी। और कुछ तो अधिकारी हुआ, मैंने ये भी कंप्लेंट आई, मैंने आरओ को भी उस समय कंप्लेंट किया, मैंने कहा वो फलाने नंबर बूथ पर जो है ये जानकारी मिली है कि अधिकारी जो कर्मचारी अंदर बैठे हुए हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि 1 नंबर का बटन दबाना है, 1 नंबर पर दबाओ जल्दी से, 1 नंबर वाला जीत रहा है। और 1 नंबर पे कमल का फूल था। अधिकारी भी उधर जाकर के वो इस तरीके से पार्शियलिटी करने का काम करते हैं। ये मैंने अपने जीवन में, अपने उस चुनाव के अंदर में अनुभव किया। साथियों, पैसा, शराब बांटना रातों रात, मैं पिछले सत्र में भी बताया, कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्चा करने का काम उस वक्त 40 कैबिनेट लेवल के मिनिस्टरों को लगाने का काम किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के साथ मिला करके उस सीट के ऊपर में, और पानी की तरह पैसा बहाया। कोई वोट देना नहीं चाहता। गन्ना किसानों का मूल्य का भुगतान आज तक नहीं हुआ है, उस समय कहा गया, मगर आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। सपने दिखाए गए केवल किसानों के, किसान परेशान, कोई वोट देना नहीं चाहता। फिर जब रिजल्ट आता है तो बीजेपी जीत रही है। और अंत में ये तो सारा का सारा बूथ पर के माध्यम से हो रहा है। काउंटिंग के बाद में किस तरीके से, अभी नाग जी ने बताया आपको कि 5 पोलिंग स्टेशन पर मशीनों को, वीवीपैट मशीनों के मिलान करने की बात आती है। अगर मान लीजिए 24 कैंडिडेट खड़े हैं तो 2 मशीन, हर एक बूथ पर 2 मशीन जाएंगी, हर पोलिंग स्टेशन पर 2-2 मशीन जाएंगी ना। लेकिन वहां जो अधिकारी हैं वो केवल रेंडमली जो पर्ची निकालते हैं वो केवल 5 मशीनों की निकालते हैं। और 5 मशीनों की एकाध करने, सारे लोग पहले तो काउंटिंग के समय पर जो हारने वाला कैंडिडेट होता है वो तो भागते ही बनता है, वहां से रुकता नहीं है वहां पर, और इतना हु-हल्लड़ मचाने का काम करते हैं। मैंने देखा वहां जाकर, उस समय मैं काउंटिंग में लास्ट तक था, 5 मशीनों की गिनती करने की कहा, 5 भी करने के लिए तैयार नहीं थे वो लोग। वो कहते थे भाई साहब अब काहे के लिए समय बर्बाद करने का, क्यों, क्या दिक्कत है कि नहीं, वो अभी हो गया, चलो अच्छा ठीक है 1 मशीन का कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 का करने के बाद में ओ सब तो मिलान तो हो रहा है ना, अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको, अब आपका भी समय खराब हो रहा है, हमारी खराब हो रहा है। मैं आपको पता है मैं केवल प्रत्याशी नहीं हूं, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए चल रही है कि हम 100% पर्चियों का मिलान कराना चाहते हैं। सीडीओ कह रहा है, ठीक है भाई साहब रिकॉर्ड मत करो, कोई रिकॉर्ड मत करो। उस समय सीडीओ कह रहा है अरे क्या मिलान करना भाई साहब, इसमें इतना समय हो गया आपको, रात भर के जगह हुए हमारे लोग भी। वो 5 मशीनों की भी गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। हम अड़े रहे में कि सारी काउंटिंग होगी, मिलान होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहां से। और मिलान होने के बाद में मैंने प्रशासन के लोगों को भी देखा, बीजेपी के जो अंदर में हर एक राउंड की जो काउंटिंग हो रही थी, राउंड की काउंटिंग के अंदर में वो प्रशासन का रिजल्ट 48 मिनट बाद में आ रहा है, लेकिन बीजेपी के जो एजेंट लगा के रखे थे, उन्होंने मैनेजमेंट करके रखा था, अपने निर्दलीय कैंडिडेट के नाम पर भी जो बीजेपी की तरफ से खड़े किए हुए लोग थे, उनके माध्यम से वो मैन पावर मिल जाती है उन लोगों को, तो उन्होंने 12 बजे ही सारा रिजल्ट घोषित कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। मैंने आरओ को कंप्लेंट किया उस समय, मैंने कहा आपने सर्टिफिकेट दे दिया क्या इसको? बोले क्यों, क्या हुआ? ये नारे कैसे लगा रहा है, क्यों नारे लगाए जा रहे हैं? नहीं भाई कोई नारेबाजी नहीं करेगा, और रिकॉर्ड में माइक से बोला उसने उस समय जो है, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, अभी कोई अनुशासनहीनता नहीं करेगा, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाएगा आधिकारिक रूप से तब तक कोई बोलेगा नहीं। मतलब जो तिवारी जी दूसरे नंबर पे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे, मैंने उसके कहा, मैंने तिवारी जी रिकाउंटिंग करवानी होगी आपको या पर्चियों का मिलान कराना होगा? बोले क्या करना है अभी? तिवारी पहले ही वहां से भागने लगा, रुका नहीं उसको, जबकि दूसरे नंबर का कैंडिडेट था, 90,000 वोट थे उसके, 90,000 से भी ज्यादा वोट थे, मगर उसने पर्चियों के मिलान करने तक के लिए हिम्मत नहीं किया। साथियों इस तरीके से अगर छोटी मोटी मार्जिन से 100, 200, 500 तक वोटिंग का मार्जिन होता है, अगर कोई बीजेपी हार रही है, तो किस तरीके से प्रशासनिक लेवल पर उस जीते हुए कैंडिडेट को जो दूसरी पार्टी का है, गैर बीजेपी का है, उसको कैसे हरवाने का काम होता है,
यह भी हमने देखा बिहार में तेजस्वी यादव जी की उस समय लगभग 20-22 सीटों को हरवाने का काम किया। अगर 500-100 का अंतर होता है तो 200 का अंतर होता है, तो इस तरीके से वो लोग रिकाउंटिंग के नाम पर जो पोस्टल बैलेट होते हैं, उन पोस्टल बैलेटों में घोटाला करके जो है उनको हराते हैं और फिर बीजेपी को जिताते हैं। ऊपर से ही ये मैसेज दिया जाता है कि खबरदार सर्टिफिकेट दिया तो उधर टाइम किल करने का काम करते हैं वो लोग। और विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों को आरओ लास्ट तक सर्टिफिकेट नहीं देता है जब तक ऊपर से आका का फोन नहीं आता है। तो आरओ लेवल पे भी नामांकन से लेकर के सर्टिफिकेट देने तक इस तरीके से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का काम सत्ताधारी पार्टी के लोग करते हैं। यह मैंने अभी अपने चुनाव के अंदर में देखा। और साथियों, पूंजीपतियों का पैसा लगा करके किस तरीके से पूंजीपति लोग बीजेपी को भी फंड देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं, सीपीआई सीपीएम को भी देते हैं, सभी पार्टियों को देते हैं। जो भी जीतता है उसको, जिसकी सरकार बनती है वो फिर उनके अपने आकाओं के प्रति जो है अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और वो कहते हैं, अभी बीजेपी के लोगों का क्या नारा है पता है आपको? मैं लास्ट अंतिम में खत्म करना चाह रहा हूं। वो जैसे दीवार फिल्म में एक आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, अमिताभ बच्चन होता है, वो कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हैं? छोटे भाई का नाम पर जो शशि कपूर उसका होता है, तो शशि कपूर कहता है मेरे पास मां है। तो भाजपा के लोगों का आज की तारीख में क्या कहना है? हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, हेलीकॉप्टर है, हमारे पास ईवीएम है, तुम्हारे पास क्या है बहुजनों? मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, और दुनिया भर के लोगों को बताना चाहता हूं, तुम्हारे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, हेलीकॉप्टर सब कुछ होगा, ईवीएम भी तुम्हारा है, खुल्लम खुल्ला भाजपा के लोग कहते हैं, मगर हमारे पास ये बहुजन समाज रूपी मां है, वामन मेश्राम जैसा महान नेतृत्व है। आने वाले समय में हम लोग तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। यही बात कहकर के मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भारत साथियों। धन्यवाद माननीय प्रवीण प्रताप सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। साथियों, एक सूचना है, माननीय आरआर इंडियन प्रदेशाध्यक्ष वामसेप उत्तर प्रदेश, इनको मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं, वे आए और मंच पर विराजमान हो जाए। साथियों, अभी कुछ लोगों ने राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निधि दिया है। डॉक्टर शाह आलम यूके से, इंग्लैंड से उन्होंने 20,000 रुपये डॉक्टर सुनीता काळे मुंबई इनके द्वारा भेजे हैं। मैं बापू भड़के इनको रिक्वेस्ट करता हूं को ये पैकेट साहब को दीजिए। 20,000 रुपये की राशि उन्होंने दी है डॉक्टर सुनीता काळे मुंबई द्वारा। माननीय अनिता बौद्ध, हाथरस उत्तर प्रदेश, माननीय अनिता बौद्ध, हाथरस उत्तर प्रदेश, उनको अनुरोध है कि वे आए और 1,000 रुपये की राशि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करें। माननीय अनिता बौद्ध, हाथरस। माननीय उषा देवी, दिव्या भारती और सतवंत कुमार ये आए और 500 रुपये की राशि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करें। माननीय उषा देवी, माननीय उषा देवी आइए। इसके बाद माननीय सरदार कुलदीप सिंह ईसापुरी, इनको भी अनुरोध है कि वो 5,000 रुपये की राशि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहते हैं, वो 5,000 रुपये की राशि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करें। माननीय कुलदीप सिंह ईसापुरी जी। इसके बाद साकेत रावत, लखपेड़ाबाग, बाराबंकी, 500 रुपये की राशि देना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आइए और 500 रुपये की राशि जन आंदोलन के निधि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दे। राम लखन कोटार, 1100 रुपये की राशि, राम लखन कोटार जी 1100 रुपये की राशि देना चाहते हैं। 1100। जनार्दन ताकसांडे 1,000 रुपये की राशि देना चाहते हैं, उनको अनुरोध है कि वो आवे, 1,000 रुपये की राशि दे। जनार्दन ताकसांडे। आरबी जनार्दन ताकसांडे। अभी आरबी खांडे, जिलाध्यक्ष बीएमपी मध्य प्रदेश से थे, 500 रुपये उन्होंने देकर चले गए हैं, उनकी गाड़ी थी। मैं अनुरोध करता हूं माननीय ज्योति बनकर मैडम को वो राशि, वो उनकी राशि ज्योति बनकर मैडम दे।
500 रुपए की राशि आरबी खांडे द्वारा। हमारे तेलंगाना के एक कार्यकर्ता है पाटलावत श्रीनिवास नायक, वो पूर्णकालीन कार्यकर्ता का एप्लीकेशन माननीय मेश्राम साहब को देना चाहते हैं। मैं उनको अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना एप्लीकेशन मेश्राम साहब को दे। पाटलावत श्रीनिवास नायक है क्या? दे दो उनको। साकेत रावत बाराबंकी 500 रुपए की राशि देना चाहते हैं, दे दो। क्या नाम? चंद्रकांत वर्मा 1000 रुपए की राशि देना चाहते हैं, लखनऊ। चंद्रकांत वर्मा, चलिए चलो ठीक है। आपका नाम क्या? नाम अजित रजक अपनी बेटी के जन्मदिन पर 1000 रुपए देना चाहते साहब को। दोनों है, पति पत्नी देना चाहते हैं। ये चंद्रकांत वर्मा लखनऊ 1000 रुपए की राशि देना चाहते हैं। हो गए? बामसेप के 2 दिवस और भारत मुक्ति मोर्चा के 3 दिवसीय, ऐसे 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का ये अंतिम दिन का अंतिम सत्र है। और इस अंतिम सत्र की अध्यक्षता करने हेतु मैं बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे आए और इस सत्र की अध्यक्षता करें। माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, नई दिल्ली। साथियों, हाँ, 5वें दिन का आखिरी सत्र चल रहा है और आखिरी सत्र का समापन करने जा रहा हूं। लगभग 8:36 हो गए हैं, तो बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता। ईवीएम के संबंध में सुधीर नाग के द्वारा जो आप लोगों को जानकारी दी गई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। हो सकता है आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो, मगर ये बहुत चौंकाने वाली बात है और बहुत गंभीर किस्म की जानकारी है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता, पूर्णता, पक्षपाती है, ये सिद्ध करने वाली है। क्योंकि यहां एक विषय ये भी रखा गया है, रंजन गोगोई के द्वारा ईवीएम पर दिया हुआ फैसला दोबारा देने की क्या जरूरत थी? एक गंभीर चर्चा, ये विषय है। चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव करने का दावा कितना सही है? एक मंथन, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसा दावा किया कि हम तो निष्पक्ष चुनाव कराते हैं और इतनी ज्यादा भयंकर इरेगुलरिटी चुनाव आयोग एक संस्थागत तरीके से करती है। तो पिछले कुछ दिन पहले 24 घंटे के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने एक अधिकारी को सर्विस समाप्त होने के पहले उसने वीआरएस लिया, उसी दिन उसका नाम इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर प्रपोज किया गया, उसी दिन प्रधानमंत्री ने मंजूर भी किया और वो इलेक्शन कमीशन बन भी गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इतने तेजी से काम तो हमारे देश में होता नहीं है, तो क्या वजह है? कोई जवाब सरकार दे नहीं पाई। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि रंजन गोगोई के रेफरेंस में आप शायद भूल गए होंगे, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस रह चुके हैं और 8 अक्टूबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय में रंजन गोगोई एक जज है।
2 जज का बेंच है, उसमें रंजन गोगोई भी जज है। यानी पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए जो आदेश दिया गया, पेपर ट्रेल मशीन लगाने का मतलब है कागज की रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर देने का जो निर्णय है 2 जज का बेंच, जस्टिस सदाशिवम और जस्टिस रंजन गोगोई, ये 2 जज ने दिया। तो जस्टिस गोगोई इसमें पार्टी है, जस्टिस गोगोई भी उस निर्णय का हिस्सा है और जस्टिस गोगोई भी इस निर्णय का पार्टी है। का मतलब है कि रंजन गोगोई भी ये चाहते थे कि पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज की स्लिप निकलती है उसकी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। रिकाउंटिंग करने के बाद ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, ऐसा रंजन गोगोई भी मानते थे, क्योंकि वो 2 जज के बेंच में पार्टी थे, वो जजमेंट दिया गया। तो अगर रंजन गोगोई उसमें पार्टी थे, तो जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बन गए तो रंजन गोगोई ने क्या किया? ये जो पेपर ट्रेल मशीन का ऑर्डर दिया गया था वो रिकाउंटिंग का ऑर्डर था, तो रंजन गोगोई ने दूसरा ऑर्डर दे दिया कि नहीं, ये इसके बजाय मिलान करना है, मिलान करना है। और मिलान कितना करना है? 1% पोलिंग स्टेशन ऑर्डर दिया। 1% पोलिंग स्टेशन का इलेक्शन कमीशन करता है बूथ का। 1% पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ, इसमें फर्क है, बराबर? सुधीर, पांच पोलिंग स्टेशन का मतलब होता है एक पोलिंग स्टेशन में 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, हा? 10 वीवीपीएटी एक पोलिंग स्टेशन में हो सकता है। तो इतनी रिकाउंटिंग करने की, मिलान करने की बात है। मगर लोगों को पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन का भी फर्क समझ में नहीं आता। इसका फायदा वो लोग इलेक्शन कमीशन वाले उठाते। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अरे लोग करे ना जाने, मगर इलेक्शन कमीशन की संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी लगाई कि इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए, उसकी जिम्मेदारी है, वो करे। प्रेसिडेंट निक्सन कहता है अमेरिका का, चुनाव कंडक्ट करने वाली इलेक्शन मशीनरी पर वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए, भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका का प्रेसिडेंट निक्सन कहता है भरोसा नहीं किया जा सकता। और भारत के जो इलेक्शन कमीशन में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ही अधिकारी वहां जाते हैं। इसलिए मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब अभियान चलाया था तो उस दौरान ऐलानिया ये कहा था कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, कहा था। आप लोगों ने सुना होगा, रिकॉर्ड में है और सोशल मीडिया में अभी भी है। और अभी परमेंद्र प्रताप ने जो कहा उसने सबूत दिया कि चुनाव आयोग के साथ साथ चुनाव आयोग की जो मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी है, मैंने तो पहले कहा था कि चुनाव आयोग की मशीनरी जो लगाते हैं, जिस स्टेट में जिसकी सरकार है उसी की मशीनरी लगाते हैं और फिर कहते हैं फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है तो महाराष्ट्र की मशीनरी लगानी चाहिए। एक सिद्धांत बनाया जाना चाहिए, कौन सा, कि अगर बीजेपी की सरकार है तो अपोजिशन पार्टी की जहां सरकार है उसके लोग यहां आए। अब समझ में आई?
एक तो ये एक उपाय हो सकता है, निष्पक्षता करने के लिए जो संभव है वो कोशिश करनी चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट 3 जज का बेंच बनाए और कार्यकारी सत्ता जिस चुनाव आयोग के पास है उस पर मिनट टू मिनट निगरानी करने के लिए जब चुनाव संपन्न किया जाता है उस पर 3 जज का बेंच दूसरा कोई भी काम ना करे जब तक चुनाव रिजल्ट नहीं आता, केवल चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाने की जिम्मेदारी निभाने का काम करे, ताकि जो चुनाव अधिकारी गलत काम कर रहे हैं अगर उनको यह पता चले कि ये 3 जज का सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो निगरानी कर रहा है और किसी भी नागरिक को फौरी जज के पास जाने का अधिकार हो और वो फौरी जजमेंट दे, इमीडिएट चेक आ जाएगा, इमीडिएट गड़बड़ी करने वाली सारी मशीनरी जो है वो अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं आती है क्योंकि उसके ऊपर किसी का कोई चेक नहीं है। दूसरा, लोकतंत्र में सबसे बड़ा चेक सिस्टम क्या है? मीडिया। मीडिया ही इसमें शामिल है। ये सारे गड़बड़ी में चेक का जनता, अब मीडिया चेक करने का काम कैसा कर सकता है? मीडिया जनता को जगा दे चुनाव आयोग घोटाला कर रहा है, एकदम बवाल खड़ा हो जाएगा सारे देश भर में। तो चुनाव आयोग ऐसा कर ही नहीं पाएगा, चुनाव आयोग को पहले से मालूम है मीडिया कुछ नहीं करने वाला, मीडिया हमारा समर्थन करने वाला, हमारे घोटाले का समर्थन करने वाला है, ऐसा चुनाव आयोग को पहले से मालूम है, वो करने वाला है हमारा समर्थन। तो चुनाव आयोग को जैसा लगता है वैसा करता है। तो इसलिए साथियों, ये बात मैं आप लोगों को, जो आप लोगों को समझाने का काम कर रहा हूं, ये समझाने की बात है। तो जब पेपर ट्रेल मशीन लगाने का निर्णय जस्टिस सदाशिवम ने दिया था, उसमें जस्टिस गोगोई पार्टी थे, उस समय वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस सदाशिवम चीफ जस्टिस थे। मगर एक समय आया रंजन गोगोई चीफ जस्टिस हो गए। जो रंजन गोगोई पार्टी थे 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट की, उसमें जज थे केवल, और हेड थे जस्टिस सदाशिवम, चीफ जस्टिस थे। मगर रंजन गोगोई बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए। जब बीजेपी की सेंट्रल में सरकार थी तो चीफ जस्टिस हो गए। चीफ जस्टिस होने के बाद बीजेपी के लोगों ने मैनेजमेंट किया, एक औरत को खड़ा कर दिया उसके खिलाफ आरोप लगाने के लिए, उन्हें आरोप लगा दिया। अब ऐसे सिचुएशन में नैतिकता का सवाल यह था कि अब जज फैसला नहीं दे सकता। जस्टिस बोबड़े, जिसका दादा आरएसएस के लीगल विंग का है, संस्थापक अध्यक्ष था, जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस था। जस्टिस गोगोई के बाद जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस हो गए। तो इसका मतलब है वो 2nd नंबर के जज थे, उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा और उन्होंने रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। निर्णय आने के बाद पता चला कि रंजन गोगोई ने जो निर्णय दिया वो बीजेपी के फेवर में दिया। इसका मतलब है जस्टिस बोबड़े ने निर्णय देने के पहले पर्दे के पीछे कोई मैनेजमेंट किया होगा और इसकी वजह से जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया होगा, ऐसा हुआ होगा। अन्यथा जस्टिस गोगोई को सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 में जब जजमेंट दिया गया पेपर ट्रेल का, तो उस पेपर ट्रेल के जजमेंट को रद्द करने के लिए दूसरा जजमेंट देने की क्या जरूरत थी? और जो जजमेंट जस्टिस गोगोई ने दिया वो रिकाउंटिंग का जजमेंट रद्द करने का फैसला नहीं दिया, मिलान करने का जजमेंट दे दिया। रद्द करने का जजमेंट देता तो और सवाल खड़े होते, रद्द क्यों किया, कारण देना पड़ता, कारण दे नहीं सकता था, इसलिए क्या किया, रद्द नहीं किया, दूसरा जजमेंट दिया।
अब एक समस्या पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट है। ऐसा कभी भी भारत के इतिहास में भी नहीं और दुनिया के इतिहास में भी नहीं होता है। 2 जजमेंट है। अब 2 जजमेंट है तो प्रशासन क्या करता है? जो नजदीकी जजमेंट है उसको फॉलो करता है। मेरे केस में 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि पेपर ट्रेल मशीन 100% लगेगी। तो 0.33 लगाया था, ये चुनाव आयोग ने लगाया था। चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का काम करने के बजाय ना करने का काम किया। इसका मतलब है चुनाव आयोग घोटाले में शामिल था। उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में निर्णय दिया 24 अप्रैल 2017 को कि 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगेगी, कि अगर ईवीएम गड़बड़ी करती है, घोटाला करती है तो पेपर ट्रेल में पकड़ी जाएगी, क्योंकि ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखा नहीं जा सकता और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। सारी दुनिया के एक्सपर्ट मानते इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। पेपर ट्रेल का मतलब है आपने स्टैंप लगाया, यानी पेपर ट्रेल का मतलब है जो कागज की स्लिप पड़ती है वो एज गुड एज बैलेट पेपर। पेपर ट्रेल में जो कागज की स्लिप पड़ती है वो एज गुड एज बैलेट पेपर। और रिकाउंटिंग का मतलब है बैलेट पेपर की रिकाउंटिंग हो रही है। अब बैलेट पेपर पर आपने स्टैंप लगाया, वो आंखों से दिखाई देता है। जो दिखाई देता है कि उसमें पंजे पर निशान लगा है, तो पंजे का बैलेट पेपर कमल में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पष्ट दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, कागज का रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल नहीं होता है। इसलिए घोटाला नहीं किया जा सकता। और अगर ईवीएम मशीन ने घोटाला किया तो पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ा जा सकता है 200% गारंटी से। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने से घोटाला पकड़ा जा सकता है। इस वजह से बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये जो 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम का जो जजमेंट है, ये जजमेंट की वजह से 2019 के चुनाव में हम लोग चुनाव जीत नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने कांग्रेस के लोगों को कहा कि अब हम चुनाव जीत नहीं सकते। आपका हमारा समझौता हुआ था। 2004-2009 में आपने घोटाला करके चुनाव जीता था, तो हम सारे देश भर में रथ यात्रा निकालने वाले थे। सारे देश भर में आपने घोटाला करके चुनाव जीता, ये हम लोगों को बताने वाले थे। आपने कहा, कांग्रेस ने कहा आरएसएस को, कांग्रेस को ऐसा मत करो। तो आरएसएस ने और भाजपा ने कांग्रेस को कहा ठीक है नहीं करते, क्या फायदा होगा हमारा, आप भी एक बार घोटाला कर लो, आप भी एक बार घोटाला कर लो, हम चुप रहेंगे, सरकार हमारी है, हम चुप रहेंगे। 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने कहा हम चुप रहेंगे, आप घोटाला कर लो। आपने 2 बार किया, आपको 21 बार घोटाला करने के लिए बोल रहे। आरएसएस ने, बीजेपी ने कांग्रेस को कहा आपने 2004-2009 में घोटाला 2 बार किया और आप हमको 21 बार घोटाला करने के लिए कह रहे हैं। तो कांग्रेस ने कहा आरएसएस को, आप राष्ट्रवादी लोग हैं ना, राष्ट्र का नुकसान नहीं करने वाले लोग हैं, आप बड़े सज्जन लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, आप बड़े सज्जन लोग हैं, आप भी हमारे कांग्रेस की तरह 2 नंबरी काम करना चाहते हैं।
हमको ऐसा लगा कि आप लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, आप तो सज्जन लोग हैं, आप राष्ट्रवादी लोग हैं, आप लोग बड़े ईमानदार लोग हैं, आप 2 नंबर का काम कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम बड़े हिम्मत करके एक बार का कहा आपको कि आप एक बार कर लो, मगर आप बोल रहे हैं आपने 2 बार किया और आप हमको एक ही बार घोटाला करने के लिए बोल रहे हो, तो आप भी 2 नंबर का 2 बार करना चाहते हैं। हमारा एतराज नहीं है, मगर देखो आपके ऊपर कलंक लगेगा क्योंकि आप बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, आप बड़े सज्जन लोग हैं और दुनिया में यही आप प्रचार करते हैं। ये बात अलग है कि आप भी हमारे जैसे ही 2 नंबरी लोग लगते हैं, मगर प्रचार आप बड़ा अच्छा करते कि आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। इसलिए हमने कई बार घोटाला करने का प्रस्ताव आपको दिया, मगर आप चाहते हैं कि आप भी 2 बार घोटाला करना का चाहते हैं और कर कर चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारा कोई इतराज नहीं, आप कर 2 बार कर। तो 2 बार का घोटाला करने का एग्रीमेंट हो गया कांग्रेस और बीजेपी में। 14 का चुनाव कांग्रेस ने अपने नेतृत्व के अंदर बीजेपी को जितवा दिया। फिर 19 में सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। 19 में लोकसभा का चुनाव आया और बीजेपी की सेंटर में सरकार थी। 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गया और वामन मेश्राम के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 100% पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम मशीन को लगेगी। इसका मतलब क्या है? ईवीएम घोटाला करेगी और पेपर ट्रेल घोटाला पकड़ेगी। इसका मतलब यह है ईवीएम घोटाला करेगी तो पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ेगी। जो वामन मेश्राम ने लगाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से किया वो पकड़ने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को कहा, देखो भाई, नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने कांग्रेस को कहा आपका हमारा 2 बार का समझौता हुआ है, तो ये वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है, हटाओ। तो कांग्रेस ने कहा सरकार आपकी है, आप हटाओ। कहा कि वो टांग बहुत मजबूत है, वामन मेश्राम की टांग है, इतने आसानी से वो हटने वाली नहीं है। तो हमको क्या करना होगा? अरे आपने वादा किया 2 बार घोटाला हमने करना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी है 2 बार हमको घोटाला करने के लिए रास्ता खुला करने की। तो क्या करना होगा? जाओ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जज थोड़ी हमारा है, वो बाकी हम देख लेते हैं। आप जो है 23 पार्टियों का जो गठबंधन था, चंद्राबाबू, कांग्रेस अपने नाम पर नहीं गई, कांग्रेस जो है चंद्राबाबू नायडू अपोजिशन पार्टी का जो एक लीडर साउथ का, उसके नाम पर गई और उसके नाम पर गई और वकील कांग्रेस का वो अभिषेक मनु संघवी जो है वकील कांग्रेस का रहा। और अभिषेक मनु संघवी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि मिलान करना चाहिए, मिलान का प्रस्ताव दिया कि 50% ईवीएम मशीन में जो वोट डाला गया उसका 50% जो है वो मिलान करना होगा। तो प्लानिंग बनाया उन्होंने कि हम तो डिमांड करेंगे 50% की, 1% आपको 1% करना है, हम 50% करेंगे। वामन मेश्राम हमारे ऊपर कलंक ना लगाए, हमारे ऊपर आरोप ना लगाए, और लगाए तो हम जवाब दे, अरे हमने तो 50% बोला था, मगर चीफ जस्टिस ने 1% दिया, तो हम क्या करें, हमारे पास तो फैसला लेने का अधिकार नहीं है। अगर 50% होता तो घोटाला पकड़ा जाता, अब 1% हुआ तो हम क्या करें, हमारे नियंत्रण में तो जुडिशरी नहीं है। मगर सारा मामला आपस में खिचड़ी पकाने के आधार पर किया गया, सारा का सारा खेल जो है बनाने की, ये सारा मामला उन्होंने किया। और फिर जस्टिस गोगोई उसमें चीफ जस्टिस थे, जस्टिस गोगोई ने मिलान करने का ऑर्डर दे दिया। मिलान करने का ऑर्डर जिस केस में दिया गया उस केस में मैं भी पार्टी था। मेरे केस में 1 लाइन जजमेंट लिखा जस्टिस गोगोई ने और मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैंने रिवीजन दाखिल किया
जब रिवीजन दाखिल किया तो अभी तक उस रिवीजन पर कोई फैसला नहीं हुआ। अभी जनवरी में हम लोग एप्लीकेशन देने वाले हैं, उसकी हियरिंग किया जाए। अभी कोविड बहुत हो गया भाई, दूसरा कोविड लाने की कोशिश मत करो। हो सकता है कि जिस तरह से जैसे सुधीर ने कहा कि वो जो कोविड के संबंध में सरकार ने पाबंदियां लगाने का काम किया था, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसके बारे में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कोई सवाल नहीं उठाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई सवाल नहीं उठाया तो सुप्रीम कोर्ट पर भी तो उंगली दिखाई जा सकती ना। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया। जुडिशियरी शून्य नहीं होती है, भारत सरकार शून्य नहीं होता है, प्रशासन शून्य नहीं होता है, ये सारा चालू रहता है। तो सारे जज अगर काम नहीं कर रहे हैं तो 2 जज का बेंच तो रखना ही चाहिए था, वो बात को देख सकते थे। ऐसा नहीं किया गया। तो ये सारी मशीनरी इस बात को प्रमाणित करती है कि सारे लोग जो है आपस में मिले जुले लोग। इसलिए साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का ये कहना कि वो निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराता है, 200% चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। मैं दोबारा कहता हूं कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। और चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वो मेरे खिलाफ केस करना चाहता है तो कर ले, कर ले। मुझे तो जेल में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे थोड़े हो गए थे, वो तो बड़े हो गए थे। वामन मेश्राम जेल में जाने से छोटा होने वाला नहीं है, वो तो, और जेल में जाने से तो हम लोगों को फायदा ही होता है। देखो, गुजरात में गया था तब भी फायदा हुआ, नागपुर में गया था तब भी फायदा हुआ। जितने मेरा विरोध करते थे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के संगठन, जितने संगठन विरोध करते थे, सारा विरोध बंद हो गया। जेल में जाने का तो सारा फायदा ही फायदा है। तो मगर ये बहुत गंभीर बात है कि जिस चुनाव आयोग पर यह जिम्मेदारी लगाई गई है वो निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का काम नहीं कर रहा है। तो मेरा एक सुझाव है पब्लिक डोमेन में कि 3 जज का बेंच जो है वो रखा जाए। और जब चुनाव होता है, जनरल चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव होता है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम सारे देश का चुनाव होता है तो सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का पैनल जो है मिनट टू मिनट्स मॉनिटर करने का चुनाव आयोग की गतिविधियों को, ताकि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्टिव है चुनाव आयोग को दिया हुआ वो पूरा कर सके। आने वाले समय में एक और काम हमको करना चाहिए कि सोशल मीडिया अब वो चुनाव आयोग के उद्योगपतियों के या ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं है, तो चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा कड़ी निगरानी सोशल मीडिया की होनी चाहिए। इससे काफी बड़े पैमाने पर अब चुनाव आयोग ने जो है कि अगर कोई हमारी बदनामी करेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा एक बयान दिया था। वो डराने के लिए है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, जेल में जाने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए, मगर जो बोलना है वो पूरे सब्सटेंस और सबूतों के साथ बोलना है। जैसे हम बोलते हैं पूरा का पूरा उसके आधार पर है, सारे सबूत हमारे पास इकट्ठा करके हमने रखे हुए हैं। तो इस मौके पर साथियों मैं इतना ही कहना चाहता हूं, रंजन गोगोई को दोबारा फैसला देने की जरूरत नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी ये सारा घोटाला करने के लिए और पर्दा डालने के लिए सारा का सारा खेल किया गया और मिलान करने का निर्णय किया गया ताकि पेपर ट्रेल मशीन के कागजों की रिकाउंटिंग ना हो सके।
रिकाउंटिंग से चोरी और घोटाला पकड़ा जा सकता था। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का जो प्रयास था उसको इन लोगों ने फेल करने का काम किया। तो हमको इसको काउंटर करना होगा। मैं दोबारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक परिवर्तन यात्रा किया था, अब कन्याकुमारी से कश्मीर निकालता हूं। इसके पहले कश्मीर से कन्याकुमारी निकाला था, अब कन्याकुमारी से कश्मीर निकालता हूं और जल्दी संभवतः जनवरी में ये यात्रा शुरू होगी। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली। अभी ये 5 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हो गया है। इसकी आभार प्रदर्शन का काम उत्तर प्रदेश के बामसेप के प्रदेशाध्यक्ष माननीय आर इंडियन इनको सौंपा जाता है। मैं अनुरोध करता हूं माननीय आर इंडियन को कि वो आए और ये आभार प्रदर्शन का काम करें। साथियों, बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा का 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में मान्यवर कांचीराम सांस्कृतिक स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश में आप लोगों के साथ सहयोग से बहुत ही अपार सफलता के साथ संपन्न हुआ। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर MP सिंह सर और जिस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने किया, विशेष अतिथि माननीय RA प्रसाद सर, माननीय सतपाल बौद्ध सर, एडवोकेट महमूद प्राचा जी, माननीय राजकुमार सैनी सर, मैं आप सभी अतिथियों को उत्तर प्रदेश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने उत्तर प्रदेश को यह अवसर दिया राष्ट्रीय अधिवेशन करने का, उनके प्रति हम बहुत आभारी हैं। और आपने सभी सत्रों की अध्यक्षता किया। साथ ही साथ विभिन्न विषयों पे विभिन्न वक्ता साथियों ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही साथ साथियों, आप सभी डेलीगेट्स भारत और भारत के बाहर से बहुत असुविधाओं का सामना करते हुए, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आप लोगों ने 5 दिन तक बहुत ही धैर्य और अनुशासन से कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ सोशल मीडिया के हमारे साथी, क्योंकि जो लोग यहाँ नहीं आए, देश विदेश में इस राष्ट्रीय अधिवेशन की सूचना को पहुँचाने के लिए जो लाइव हमारे सत्र चल रहे थे उसको पहुंचाने में सबसे ज़्यादा भूमिका हमारे सोशल मीडिया के साथियों की है, तो मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ साथियों, टेंट, लाइट, साउंड और साथ ही साथ साथियों किचन में काम करने वाले हमारे साथियों ने बहुत ही सक्रिय रूप से हम लोगों के लिए नाश्ता, चाय, खाने की व्यवस्था समय समय पे कराया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, इस कार्यक्रम की सार्थकता तब होगी कि जो कुछ हमने 5 दिन तक सीखा है, हमने जाना है, अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मिशन है, उसको पूरा करने के लिए हम इस जानकारी और ज्ञान का प्रयोग समाज को तैयार करेंगे, समाज को तैयार करने में करेंगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, हमारे वक्ता साथियों ने अपने काम को बखूबी निभाया। अब ये हम लोगों की जिम्मेदारी साथियों है, फील्ड में जाकर इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। साथ ही साथ साथियों, इस आशा एवं विश्वास के साथ अगली साल पुनः हम लोग मिलेंगे। अगली साल हम लोग पुनः मिलेंगे इस आशा एवं विश्वास के साथ। आज हम लोग यहाँ से विदाई लेते हैं। एक बार पुनः आप सभी को इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल्यवासी। RK थिंकर हथरस, इनके द्वारा 500 रुपए की राशि दी जाती है।
आर के थिंकर हथरस, इनके द्वारा 500 रुपए की राशि दी जाती है। आर के थिंकर हथरस।